नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आधुनिक विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक ज्ञान को एक साथ जोड़ती है। यह है डॉक्टर दीपक चोपड़ा की प्रसिद्ध किताब क्वांटम हीलिंग, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एक्सप्लोरिंग द फ्रंटियर्स ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन। इस किताब में बताया गया है कि हमारा शरीर एक मशीन नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान ऊर्जा प्रणाली है। हर कोशिका में चेतना है, हर विचार शरीर को प्रभावित करता है। और सबसे खास बात, शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है अगर हम उसे सही वातावरण दें। यह किताब हमें सिखाती है कैसे पुरानी यादें बीमारियां बन जाती हैं, कैसे ध्यान और मौन शरीर को चमत्कारी रूप से ठीक कर सकते हैं, और कैसे हम अपने भीतर छुपी आनंदमयी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ बीमारियां मिटाने नहीं, बल्कि भीतर से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो इस वीडियो श्रृंखला को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपके शरीर की सबसे बड़ी दवा आपके भीतर ही छुपी हो। भाग 1, छिपी हुई शारीरिक क्रियाएं, हिडन फिजियोलॉजी को यह क्वांटम हीलिंग, रिवाइज्ड एंड अपडेटेड की पहली और सबसे महत्वपूर्ण नींव है, जहां दीपक चोपड़ा जी बताते हैं कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म और चेतन प्रणाली है। यह भाग 9 अध्यायों में विभाजित है, जो हमें धीरे धीरे शरीर, मन और चेतना के गहरे रहस्यों की ओर ले जाता है। अध्याय 1, चमत्कार के बाद, आफ्टर द मिरेकल। इस अध्याय में क्या है? इस अध्याय की शुरुआत होती है उन मरीजों की कहानियों से जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वे बीमारियां जैसे अंतिम स्टेज का कैंसर, गंभीर दिल की बीमारी, असाध्य संक्रमण, ऐसी बीमारियां जहां चिकित्सा विज्ञान के अनुसार अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ये लोग ठीक हो जाते हैं। इन चमत्कारों का रहस्य क्या है? दीपक चोपड़ा जी पूछते हैं, जब विज्ञान ने हार मान ली थी, तो इन लोगों ने कैसे अपने आप को ठीक कर लिया? उनका उत्तर है, शरीर के भीतर एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो चिकित्सा विज्ञान की कल्पना से भी परे है। शरीर का डॉक्टर खुद शरीर। जब कोई इंसान गहरे विश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण, ध्यान, प्रार्थना या ऊर्जा चिकित्सा का सहारा लेता है, तो शरीर में अंदर से एक परिवर्तन शुरू होता है। यह परिवर्तन केवल शारीरिक नहीं होता, यह विचारों, भावनाओं और चेतना के स्तर पर होता है। इस प्रक्रिया को ही चोपड़ा जी क्वांटम हीलिंग कहते हैं। मानसिक शक्ति और विश्वास का प्रभाव। इस अध्याय में कई उदाहरण आते हैं जहां मरीजों ने अपने जीवन का उद्देश्य बदला, ध्यान और योग अपनाया, भय और नकारात्मक सोच को छोड़ा, आध्यात्मिक मार्ग अपनाया, और इन बदलावों के बाद शरीर ने खुद को चमत्कारी रूप से ठीक करना शुरू कर दिया। पूर्वी ज्ञान और आयुर्वेद का समर्थन। चोपड़ा जी बताते हैं कि आयुर्वेद और योग सदियों से इस बात पर जोर देते आए हैं कि जब मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन होता है, तो बीमारी की कोई जगह नहीं रहती। यह विचार अब आधुनिक चिकित्सा में धीरे धीरे स्वीकार किया जा रहा है। मुख्य संदेश इस अध्याय से। 1, दवाएं जरूरी हैं, लेकिन वे अकेली पर्याप्त नहीं हैं। 2, आंतरिक चेतना, विश्वास और उद्देश्य किसी भी इलाज का अनदेखा लेकिन शक्तिशाली हिस्सा है। 3, अगर मरीज भीतर से बदलने के लिए तैयार हो, तो शरीर के पास खुद को चमत्कारिक रूप से ठीक करने की क्षमता है। व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण। यह अध्याय हमें खुद से यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम अपने शरीर पर भरोसा करते हैं? क्या हमने अपनी अंदरूनी शक्तियों को पहचानना शुरू किया है? क्या हम केवल दवा के सहारे हैं या खुद की चेतना को भी जागृत कर रहे हैं? निष्कर्ष। आफ्टर द मिरेकल यह नहीं कहता कि दवाएं छोड़ दो, बल्कि यह कहता है अपने इलाज में अपनी चेतना को भी शामिल करो, क्योंकि हो सकता है चमत्कार वहीं छुपा हो। अध्याय 2, शरीर की अपनी चेतना होती है। द बॉडी हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन। शरीर केवल मांस नहीं, एक बुद्धिमान प्रणाली। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा जी कहते हैं कि हम आमतौर पर सोचते हैं कि मस्तिष्क ही सोचता है, निर्णय लेता है, और शरीर सिर्फ आज्ञा का पालन करता है। लेकिन सच तो यह है कि
हर कोशिका के पास अपनी बुद्धिमत्ता होती है। शरीर के पास अपना एक माइंड होता है जो हर क्षण निर्णय ले रहा होता है। बॉडी इंटेलिजेंस क्या है? जब आपको चोट लगती है और आप कोई दवा नहीं लगाते, फिर भी खून बहना बंद हो जाता है। त्वचा खुद मरम्मत करने लगती है। नई कोशिकाएं बनती हैं। इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी शरीर ने सब कर लिया। यही है बॉडी इंटेलिजेंस, व आंतरिक बुद्धिमत्ता जो शरीर को स्वयं हील करने, ग्रो करने और बैलेंस रखने की शक्ति देती है। शरीर की स्वायत्तता। यह शरीर लगातार हजारों कार्यों को बिना आपकी चेतन जानकारी के कर रहा है, जैसे दिल की धड़कन, पाचन क्रिया, हार्मोन संतुलन, न्यूरॉन फायरिंग, सेल डिवीजन। आप इसे नियंत्रित नहीं करते, फिर भी सब कुछ सटीक और व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। क्या यह मस्तिष्क कर रहा है? चोपड़ा जी कहते हैं, नहीं, पूरी तरह से नहीं। यह काम मस्तिष्क और शरीर के सामूहिक बुद्धिमत्ता, माइंड बॉडी फील्ड, का है। हर कोशिका में सूचना होती है, यह डीएनए में कोडेड होती है और साथ ही यह ऊर्जा के रूप में भी काम करती है। विचार और शरीर के बीच संवाद। आपका हर विचार, भावना और विश्वास शरीर पर असर डालते हैं। उदाहरण के लिए, डर से शरीर कांपने लगता है। प्यार से शरीर शांत और गर्म महसूस करता है। क्रोध से हार्मोन का स्तर बढ़ता है। इसका अर्थ है, विचार शरीर से संवाद करते हैं और शरीर जवाब देता है। वैज्ञानिक पहलू। इस अध्याय में कुछ वैज्ञानिक शोधों का भी जिक्र है, जैसे प्लेसबो इफेक्ट, जहां केवल विश्वास से लोग ठीक हो जाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स, शरीर में विचारों की केमिकल भाषा। सेलुलर रिसेप्टर्स, कोशिकाओं के पास सुनने की शक्ति होती है। यह सब इस बात को साबित करता है कि हमारा शरीर सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव है। मुख्य संदेश इस अध्याय से। एक, शरीर के हर हिस्से में चेतना है, सिर्फ मस्तिष्क में नहीं। 2, आपका शरीर आपको सुनता है, इसलिए जो सोचें वह प्यार और सकारात्मकता से भरपूर हो। 3, स्वास्थ्य केवल दवाओं का काम नहीं है, बल्कि आपके शरीर और मन के बीच संतुलन का परिणाम है। 4, आपका शरीर एक जीवित, सोचने वाला ब्रह्मांड है। ध्यान, योग और आयुर्वेद में इसका क्या स्थान है? आयुर्वेद में कहा गया है, शरीर और मन एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। योग कहता है, जब आप भीतर शांत होते हैं, तो शरीर भी शांत होकर ठीक होता है। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा शरीर केवल एक यंत्र नहीं, बल्कि एक जीवित बुद्धि है। यदि हम इसे समझें, इससे संवाद करें और इसे सम्मान दें, तो यह खुद को ठीक करने की शक्ति दिखाता है। अध्याय 3, शरीर मूर्ति या बहती नदी। द स्कल्पचर और द रिवर। पारंपरिक सोच, शरीर एक मूर्ति है। अधिकतर लोग शरीर को एक स्थिर संरचना, जैसे पत्थर की मूर्ति, मानते हैं। हम जैसे दिखते हैं, वैसे ही रहेंगे। जो अंग एक बार बने, वो वही रहेंगे। लेकिन चोपड़ा जी इस सोच को चुनौती देते हैं। असलियत, शरीर एक बहती हुई नदी है। इस अध्याय का मुख्य विचार है, शरीर कभी स्थिर नहीं होता, यह हर पल बदल रहा है। उदाहरण, हर सेकंड में लाखों कोशिकाएं मरती और बनती हैं। हर कुछ दिन में नई स्किन बन जाती है। हर 6 हफ्ते में लिवर की कोशिकाएं बदल जाती हैं। हर साल लगभग 98% शरीर नया बन जाता है। इसका अर्थ है, हमारा शरीर एक प्रवाह, फ्लो है, बिल्कुल एक नदी की तरह। यह बदलाव कैसे चलता है? कोशिकाएं पुरानी होकर खत्म होती हैं। नई कोशिकाएं डीएनए के निर्देशों के अनुसार बनती हैं। यह प्रक्रिया स्वचालित है, लेकिन इसमें हमारा योगदान होता है। हमारे विचार, आहार, भावना, वातावरण और जीवन शैली इसे प्रभावित करते हैं। विचारों का प्रभाव। जैसा आप सोचते हैं, वैसा शरीर बनाता है। उदाहरण, डर, चिंता और नफरत शरीर में विषैले केमिकल्स उत्पन्न करते हैं, जैसे कॉर्टिसोल। प्रेम, विश्वास और खुशी शरीर को हीलिंग हार्मोन्स देते हैं, जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन।
यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, ठीक उसी तरह जैसे नदी का पानी बदलता रहता है। योग और आयुर्वेद की सोच। योग कहता है, शरीर एक साधन है, स्थायी नहीं। इसे शुद्ध रखना आवश्यक है। आयुर्वेद कहता है, शरीर का संतुलन, दोषस का बैलेंस, बदलता रहता है, इसलिए दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहार महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मुख्य संदेश। शरीर एक मूर्ति नहीं, एक प्रवाहित होती चेतना है। 2. हमारी हर भावना और हर आदत शरीर को नया आकार दे रही है। 3. अगर शरीर बहती नदी है, तो हमारे विचार उसके किनारे हैं, जो तय करते हैं कि वह कहाँ जाएगी। 4. रोग और स्वास्थ्य कोई स्थायी स्थिति नहीं, एक परिणाम है हमारे सतत निर्णयों का। ध्यान देने योग्य बातें। शरीर को फिक्स ना समझें, बल्कि फ्लो में समझें। अगर आज आप बीमार हैं, तो आप नए शरीर का निर्माण शुरू कर सकते हैं, सोच बदलकर, आदतें बदलकर। यह जानकर कि शरीर खुद को नवीनीकृत करता है, हमें आशा और प्रेरणा मिलती है। निष्कर्ष। अगर शरीर एक नदी है, तो आप उसके नाविक हैं। दिशा आपके हाथ में है, बीमारी या स्वास्थ्य की तरफ। दीपक चोपड़ा जी हमें सिखाते हैं कि शरीर परिवर्तनशील है और हमारे हाथ में है वह दिशा जिसमें यह बदलाव जाए। अध्याय 4, भीतर की दुनिया से संदेशवाहक। मैसेंजर्स फ्रॉम इनर स्पेस। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा जी यह बताते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और आंतरिक अनुभव केवल मानसिक नहीं होते, वे शरीर में भी असर डालते हैं। और यह प्रभाव कुछ खास संदेशवाहकों, मैसेंजर्स, के जरिए होता है, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोन, हॉर्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमिटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स, न्यूरोपेप्टाइड्स। ये सभी मिलकर मन और शरीर के बीच संवाद स्थापित करते हैं। मन और शरीर का संवाद कैसे होता है? आपका मन एक भाव पैदा करता है, जैसे डर, खुशी, क्रोध, प्रेम। अब यह भावना हवा में नहीं उड़ती, बल्कि एक मस्तिष्क उसे रासायनिक संकेत में बदलता है। 2. ये संकेत पूरे शरीर में पहुंचते हैं, खून के जरिए, नसों के जरिए। 3. शरीर उस पर प्रतिक्रिया करता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, पसीना आना, मांसपेशियों में तनाव या पेट में हलचल। उदाहरण, डर का संदेश। 1. जैसे ही कोई डरावना विचार आता है। 2. मस्तिष्क एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल छोड़ता है। 3. दिल तेज धड़कता है, पाचन रुक जाता है, सांस तेज हो जाती है। यह सिर्फ विचार था, लेकिन शरीर में पूरा एक्शन मोड चालू हो गया। न्यूरोपेप्टाइड्स, विचारों की भाषा। चोपड़ा जी इस अध्याय में बताते हैं कि न्यूरोपेप्टाइड्स रसायन जो मस्तिष्क और शरीर के बीच भावनाओं की भाषा का काम करते हैं। हर भावना, इमोशन, का एक रासायनिक रूप होता है और ये न्यूरोपेप्टाइड्स हर अंग तक जाते हैं, जैसे दिल, आंतें, फेफड़े, लिवर, स्किन इत्यादि। यानी हमारी इमोशनल स्टेट पूरे शरीर में फील की जाती है और वो सिर्फ मानसिक नहीं रहती। शरीर की चेतना का विस्तार। इस चैप्टर में एक गहरा विचार भी सामने आता है। आपका दिमाग केवल सिर में नहीं है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। हर कोशिका इमोशंस और सिग्नल्स को महसूस कर सकती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। चोपड़ा जी कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान अब उस बात को मान रहा है जिसे हजारों साल पहले आयुर्वेद जानता था। हर भावना का शरीर पर असर होता है। बीमारी केवल बाहरी नहीं होती, वह अंदर की डिसहार्मोनी का परिणाम है। संतुलन के लिए मन, शरीर और आत्मा, तीनों की शांति जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश। आपके विचार और भावनाएं केवल निजी अनुभव नहीं, वे शरीर में रासायनिक स्तर पर बदलाव लाते हैं। 2. हर भावना एक संदेश है जो शरीर के हर कोने तक पहुंचता है। 3. यदि आप नकारात्मक भावनाओं को बार बार दोहराते हैं, तो शरीर उस भाव को नॉर्मल समझने लगता है और इससे बीमारियां जन्म ले सकती हैं। 4. हीलिंग केवल दवाओं से नहीं, भावनात्मक सफाई से भी होती है। निष्कर्ष। आपके शरीर में एक अदृश्य नेटवर्क है, विचारों और भावनाओं का। इसे समझकर हम अपनी बीमारी और स्वास्थ्य दोनों को बदल सकते हैं। इस अध्याय में चोपड़ा जी हमें याद दिलाते हैं कि शरीर और मन दो अलग चीजें नहीं, वे एक ही चीज के दो रूप हैं और उनका संचार हमारे भीतर के संदेशवाहकों के जरिए होता है। अध्याय 5,
स्मृतियों की परछाइयाँ, गोस्ट्स ऑफ मेमोरी। दीपक चोपड़ा जी इस अध्याय में बताते हैं कि हमारे जीवन की पुरानी भावनात्मक और मानसिक घटनाएं सिर्फ यादें नहीं होती, वे हमारे शरीर में एक ऊर्जा छाप, एनर्जेटिक इम्प्रिंट, छोड़ जाती हैं, जिसे विज्ञान या मेडिकल टेस्ट से नहीं देखा जा सकता। लेकिन समय के साथ यही छापे बीमारी का कारण बन सकती हैं। शरीर सिर्फ भौतिक अंगों का ढांचा नहीं है। हमारा शरीर एक जीवित चेतना का नेटवर्क है, और हर भावनात्मक अनुभव इसका हिस्सा बन जाता है। जब कोई गहरी चोट या दर्दनाक अनुभव होता है और उसे दबाया जाता है, समझा नहीं जाता, स्वीकार नहीं किया जाता, तो वह सिर्फ याद नहीं बनता, बल्कि एक ऊर्जा ब्लॉक बन जाता है। दबे हुए भाव क्या कर सकते हैं? फीलिंग्स बेरीड अलाइव नेवर डाई। चोपड़ा जी कहते हैं कि जब हम कोई भावनात्मक दर्द, जैसे डर, अपमान, क्रोध, शोक को जबरन दबाते हैं, तो वह शरीर में कहीं न कहीं दर्ज हो जाता है और वहीं से शुरू होता है। अनजानी थकावट, बार बार बीमार पड़ना, अपच, सिर दर्द, बैक पेन, और आगे चलकर क्रोनिक बीमारियां या कैंसर तक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चोपड़ा जी बताते हैं कि आज की न्यूरोसाइंस यह मानने लगी है, मेमोरी सिर्फ दिमाग में नहीं होती, बल्कि शरीर की कोशिकाओं में भी स्टोर हो सकती है। शरीर को हर अनुभव याद रहता है, विशेषकर जब वह तीव्र और भावनात्मक हो। इसलिए हीलिंग के लिए सिर्फ दवा नहीं, भावनाओं को महसूस करके छोड़ना, इमोशनल रिलीज भी जरूरी है। भावनाओं की सफाई कैसे करें? चोपड़ा जी सलाह देते हैं कि यदि आप अपने भीतर छिपी भावनाओं को स्वीकार करें, 2 उन्हें जागरूकता से देखें, 3 और माफ करना, समझना और छोड़ना सीखें, तो शरीर में जमा ब्लॉकेज खुलने लगता है और हीलिंग शुरू होती है। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। योग, प्राणायाम, ध्यान और मंत्र, ये सभी विधियां स्मृतियों की परछाइयों को धीरे धीरे मिटाती हैं। चक्र हीलिंग और एनर्जी मेडिसिन भी शरीर में जमा पुराने भावों को बाहर निकालने में सहायक हो सकती है। मुख्य संदेश। संदेश व्याख्या। शरीर में भावनाएं स्टोर होती हैं, पुराना दर्द दिमाग के साथ साथ शरीर में भी रह सकता है। 2 दबाए गए भाव रोग का कारण बन सकते हैं, खासकर तब जब वे बार बार दबाए जाएं और कभी बाहर न आए। 3 उपचार सिर्फ दवा नहीं, भावनात्मक सफाई भी है, चेतना के स्तर पर परिवर्तन ही गहरी हीलिंग लाता है। 4 यादों को समझकर छोड़ना सीखें, तभी शरीर और मन दोनों मुक्त होते हैं। सुझाव। क्या करें? रोज 10 से 15 मिनट शांति से बैठकर अपने अंदर की भावनाओं को देखें। लिखें कि क्या बातें आपको दुख देती हैं और उन्हें बिना डर के स्वीकारें। माफ करना और स्वयं को भी माफ करना सीखें। जरूरत हो तो किसी थेरेपिस्ट या ध्यान शिक्षक की मदद लें। निष्कर्ष। शरीर एक पुस्तक की तरह है, हर पन्ना किसी पुराने अनुभव की छाप रखता है, और जब तक हम उन्हें पढ़ते नहीं, वे दोहराते रहते हैं। रोग बनकर। अध्याय 6, क्वांटम शरीर। द क्वांटम मैकेनिकल ह्यूमन बॉडी। इस अध्याय में दीपक चोपड़ा जी एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखते हैं। वह कहते हैं कि हमारा शरीर कोई ठोस, सॉलिड वस्तु नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का कंपनशील क्षेत्र, वाइब्रेटिंग एनर्जी फील्ड है। यह विचार पूरी तरह से क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। पारंपरिक बनाम क्वांटम दृष्टिकोण। पारंपरिक विज्ञान क्वांटम दृष्टिकोण। शरीर ठोस, जैविक मशीन, शरीर ऊर्जा और चेतना का कंपनशील ढांचा। अंग, ऊतक, कोशिकाएं, कंपन, फोटॉन, ऊर्जा तरंगे। इलाज, रसायनों से इलाज, चेतना व ऊर्जा संतुलन से। हम कण नहीं हैं, हम कंपन, वाइब्रेशंस हैं। शरीर की हर कोशिका एक वाइब्रेशन है। जब हम शरीर को माइक्रोस्कोप से गहराई में देखें, तो एक कोशिका अणु, मोलिक्यूल, परमाणु, एटम। 2 परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 3 और फिर खाली जगह प्लस ऊर्जा तरंगे, क्वांटम फील्ड। यानी कि हमारी पूरी संरचना 90% से ज्यादा खाली जगह और ऊर्जा है। आप ठोस नहीं हैं, आप तरंग हैं, विचारों, भावनाओं और चेतना से जुड़ी ऊर्जा तरंग। चेतना और शरीर का संबंध। चोपड़ा जी कहते हैं, चेतना
कॉन्शसनेस ही ऊर्जा को दिशा देती है। जैसे विचार बदलते हैं वैसे ही शरीर का ऊर्जा पैटर्न भी बदलता है। इसलिए कोई भी हीलिंग या बीमारी सबसे पहले ऊर्जा स्तर पर होती है और फिर वह शरीर के स्थूल फिजिकल रूप में प्रकट होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं। इससे सिर्फ मन नहीं बल्कि आपका पूरा शरीर एक गुस्से के वाइब्रेशन में बदल जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मसल्स टाइट होते हैं, हार्मोनल बदलाव होते हैं। यह सब कंपन की दिशा से शुरू होता है। आयुर्वेद और योग में इसकी झलक। हजारों साल पहले योग और आयुर्वेद में भी यह माना गया था। शरीर पंचकोश से बना है। स्थूल, भौतिक, प्राणमय, ऊर्जा, मनोमय, मन, विज्ञानमय, बुद्धि, आनंदमय, आत्मा। सबसे सूक्ष्म शरीर, प्राणमय और विज्ञानमय, में कंपन होता है और वही रोग या स्वास्थ्य की जड़ है। क्यों जरूरी है यह समझ? अगर हम शरीर को सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा मानेंगे तो हम कभी भी संपूर्ण उपचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम समझें कि हम ऊर्जा हैं और ऊर्जा को विचारों, भावनाओं और ध्यान से बदला जा सकता है, तो हीलिंग अंदर से शुरू होगी। इस अध्याय के मुख्य संदेश। विचार विवरण। शरीर ठोस नहीं है, शरीर ऊर्जा तरंगों का एक गतिशील क्षेत्र है। चेतना ऊर्जा की दिशा हमारी सोच, भावनाएं और विश्वास शरीर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। हीलिंग पहले ऊर्जा स्तर पर होती है, शारीरिक बदलाव से पहले सूक्ष्म बदलाव होता है। बीमारी ऊर्जा का असंतुलन और ठीक होना ऊर्जा का पुनर्संतुलन। उपयोग में कैसे लाएं? ध्यान और प्राणायाम से अपने ऊर्जा कंपन को संतुलित करें। सकारात्मक सोच और भावनाएं अपनाएं, वे आपकी ऊर्जा को साफ करती हैं। मैं ऊर्जा हूं, यह भाव अपनाएं, इससे आत्मसाक्षात्कार और आत्मोपचार दोनों तेज होता है। जब बीमार हों तो केवल गोली नहीं, ऊर्जा और चेतना का भी ख्याल रखें। निष्कर्ष। हम कोई ठोस शरीर नहीं है। हम एक चेतन ऊर्जा प्रवाह है। हमारी हीलिंग तब होती है जब हम इस सच्चाई को स्वीकारते हैं। यह अध्याय विज्ञान, आयुर्वेद और चेतना को जोड़ता है और समझाता है कि हीलिंग सिर्फ शरीर की बात नहीं बल्कि ऊर्जा और आत्मा की भी है। अध्याय 7, हर जगह और कहीं नहीं। नोवेयर एंड एवरीवेयर। दीपक चोपड़ा जी इस अध्याय में यह बताते हैं कि चेतना केवल हमारे शरीर तक सीमित नहीं है। यह एक सीमित स्थान में नहीं बंधी हुई है, बल्कि यह हर जगह फैली हुई है। हमारी चेतना ना तो शरीर के भीतर पूरी तरह बसी हुई है और ना ही केवल किसी एक स्थान तक सीमित है। यह एक अनंत, इन्फिनिट और अव्यक्त, नॉन लोकल अस्तित्व है। चेतना का मतलब सिर्फ सुनना, देखना, महसूस करना नहीं है, बल्कि यह एक सार्वभौम शक्ति, यूनिवर्सल फोर्स है जो हमारी समझ से कहीं अधिक विशाल है। चेतना का सीमित विचार। पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण में चेतना को हमारे दिमाग और शरीर से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम सोचते हैं कि दिमाग एक सेंटर है जो सोचने, समझने और महसूस करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन चोपड़ा जी इसे अधिक व्यापक रूप से देखते हैं। चेतना एक भौतिक स्थान में नहीं बसी है, बल्कि यह विकिरण, रेडिएशन और ऊर्जा का एक गतिशील क्षेत्र है। चेतना का स्थानीय और गैर स्थानीय दृष्टिकोण। एक अस्थानीय, लोकल, यह दृष्टिकोण कहता है कि चेतना सिर्फ हमारे शरीर और दिमाग में स्थित है और यहीं पर सभी अनुभव होते हैं। दो गैर स्थानीय, नॉन लोकल, यहाँ चेतना को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त माना जाता है। चोपड़ा जी के अनुसार चेतना का कोई भौतिक स्थान नहीं है और यह हर जगह और कहीं नहीं मौजूद है। यह ब्रह्मांड के हर कण में समाई हुई है और हर अनुभव में इसकी उपस्थिति है। उदाहरण, जब आप एक गहरे ध्यान में होते हैं तो आपके आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आप अपने शरीर से बाहर महसूस करते हैं और एक व्यापक चेतना में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा बनना। चोपड़ा जी यह समझाते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ चेतना का एक माध्यम है, जबकि चेतना सभी जीवों और वस्तुओं में व्याप्त है। हमारी चेतना ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना का एक अंश है, जिसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भगवान, ब्रह्मा या परमात्मा कहा जाता है।
चेतना और आत्मा का संबंध। चेतना केवल शरीर या मस्तिष्क का उत्पाद नहीं है, बल्कि यह एक अधिक सूक्ष्म और व्यापक अनुभव है। हमारी आत्मा आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ी होती है और यह केवल शरीर से नहीं जुड़ी होती। उदाहरण, जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने सांसारिक शरीर से बाहर जाकर एक विशाल चेतना में विलीन हो जाते हैं जो शरीर से परे होती है। यही वह अनुभव है जिसे साधक आत्मसाक्षात्कार या निर्वाण कहते हैं। चेतना को जोड़कर मत देखो। चोपड़ा जी इस बात पर जोर देते हैं कि चेतना को शरीर और दिमाग के अलावा कहीं और भी देखा जाना चाहिए। चेतना को शरीर से जोड़कर न देखें, क्योंकि यह कहीं अधिक विशाल और सशक्त है। हम जब शरीर और मन की सीमाओं से परे जाकर चेतना को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखते हैं, तब हम इस अनंत शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। चेतना का अनुभव। यहाँ चेतना की प्रकृति और कार्य को समझने के लिए चोपड़ा जी कुछ विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का संदर्भ देते हैं। एक क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स का कहना है कि सभी कण ऊर्जा के रूप में अस्तित्व रखते हैं और इनमें कोई भौतिक सीमा नहीं होती। 2 साधना, मेडिटेशन, ध्यान के दौरान हम अनुभव करते हैं कि हमारी चेतना बाहरी दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लाभ। चेतना के इस व्यापक दृष्टिकोण से हम यह समझ सकते हैं कि हम सभी जीवन के एक साझे भाग हैं। जब हम इस ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़े होते हैं तो हम अधिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश। विचार विवरण। चेतना कभी स्थूल नहीं होती। चेतना शरीर या दिमाग से अलग है और यह हर जगह व्याप्त है। चेतना का अनुभव निरंतर विस्तार है, यह स्थानीय नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़ी चेतना हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी चेतना भी एक सामूहिक चेतना का हिस्सा है। ध्यान से चेतना का विस्तार। ध्यान और साधना से हम अपने शरीर से परे जाकर एक विशाल चेतना से जुड़ सकते हैं। इस अध्याय से प्रेरणा कैसे लें? साधना और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे आप अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। यह समझें कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि आप संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा हैं। अपनी चेतना को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ें और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाएं। निष्कर्ष। चेतना न तो शरीर में बसी हुई है, न दिमाग में। यह एक अनंत, अव्यक्त और ब्रह्मांडीय शक्ति है जो हर जगह और कहीं नहीं है। अध्याय 8, मौन दर्शक, साइलेंट विटनेस। साइलेंट विटनेस। दीपक चोपड़ा जी इस अध्याय में मौन दर्शक या साक्षी भाव की अवधारणा को समझाते हैं। वह बताते हैं कि हमारे भीतर एक गवाह या साक्षी होता है जो सिर्फ देखता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। यह गवाह हमारी आत्मा का एक भाग है और जब हम इस गवाह से जुड़ते हैं तो सच्चे उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। यह गवाह कोई विचार, भावना या शरीर का हिस्सा नहीं है। यह वह स्वतंत्र और निराकार चेतना है जो हर अनुभव को निराकार दृष्टिकोण से देखती है। साक्षी भाव, विटनेसिंग की अवधारणा। चोपड़ा जी के अनुसार साक्षी भाव का मतलब है हमारे भीतर का वह हिस्सा जो कभी प्रभावित नहीं होता। यह कभी कोई विचार या भावना नहीं बनता, बल्कि सिर्फ उन्हें देखता है। हम सबके भीतर एक गवाह है जो सभी घटनाओं और परिस्थितियों को देखता है, परंतु उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। इस गवाह की उपस्थिति से हम अपने आध्यात्मिक और भावनात्मक जीवन में गहरे शांति और संतुलन को महसूस कर सकते हैं। चेतना का एक और आयाम। मौन दर्शक कोई भौतिक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह चेतना का एक गूढ़ और सूक्ष्म रूप है। हम जब अपनी दुनिया में फंसे होते हैं और भावनाओं, विचारों से घिरे रहते हैं, तब यह गवाह बाहर से देखता है, लेकिन वह भावनाओं और विचारों के अधीन नहीं आता। इसे एक निराकार अवस्था माना जा सकता है जो समय और स्थान से परे है। इस गवाह को देखना या साक्षी भाव में जीना हमें भीतर की शांति और स्वयं के साथ सामंजस्य प्रदान करता है। साक्षी भाव का उपयोग कैसे करें? एक ध्यान के दौरान जब आप अपने विचारों, भावनाओं और शरीर को देख रहे होते हैं तो आप मौन गवाह बनते हैं। 2, आप महसूस करते हैं कि विचार आ रहे हैं, परंतु आप नहीं हैं वह विचार। 3, आप बस उन्हें देख रहे होते हैं, जैसे आप बाहर से किसी चलचित्र को देख रहे हों। 4, जब आप यह साक्षी भाव अपनाते हैं
तो आपके भीतर भावनाओं और घटनाओं से जुड़े जुनून और पारंपरिक प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। साक्षी भाव से जुड़ी प्रक्रिया। साक्षी भाव अदृश्य और शांत होता है। यह सिर्फ देखता है, पर प्रतिक्रिया नहीं करता। एक बारी घटनाओं को देखना। हम जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, जैसे शारीरिक दर्द, मानसिक तनाव या जीवन के किसी और संकट में होते हैं, तो साक्षी भाव हमें यह समझने में मदद करता है कि हम उस अनुभव के नहीं हैं, हम तो बस उस अनुभव को देख रहे हैं। 2 अभी और यहां, हियर एंड नाउ। साक्षी भाव हमें वर्तमान में रहने की क्षमता देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर उन्हें निराकार रूप में देखते हैं, तब हम उन्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ते नहीं हैं। 3 भावनाओं को नियंत्रित करना। जब हम किसी विचार या भावना से जुड़े होते हैं, तो अक्सर हम उसे शरीर और मन में संजोकर रखते हैं, जिससे तनाव या बीमारी हो सकती है। परंतु जब हम साक्षी भाव से उसे देखते हैं, तो वह भावना हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालती। हम उसे स्वीकार करते हुए नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते। साक्षी भाव और उपचार। साक्षी भाव का अभ्यास करने से हमें शारीरिक और मानसिक उपचार की दिशा में मदद मिलती है। जब हम भीतर से शांत होते हैं और बाहरी परिस्थितियों से नहीं जुड़ते, तो हमारी ऊर्जा और चेतना को वास्तविक शांति मिलती है। यह शांति शरीर में स्वस्थ परिवर्तन लाती है, जो दीर्घकालिक उपचार का हिस्सा बन सकती है। उदाहरण, ध्यान और शारीरिक दर्द। मान लीजिए आप शरीर में दर्द महसूस कर रहे हैं। जब आप साक्षी भाव में रहते हैं, तो आप दर्द को देख सकते हैं, लेकिन आप उससे जुड़े नहीं होते। यहां आप दर्द को एक बाहरी घटना की तरह देखते हैं, न कि वह आपका हिस्सा। यही तरीका है जिससे हम स्वयं को दर्द से उबार सकते हैं और उसे अपनी शांति में बाधा नहीं बनने देते। इस अध्याय का मुख्य संदेश। विचार विवरण। साक्षी भाव मौन दर्शक हम विचार, भावना या शरीर के अनुभव से परे एक देखने वाला हिस्सा है। शांति और स्वास्थ्य का मार्ग। साक्षी भाव हमें भीतर से शांति और उपचार की दिशा में मार्गदर्शन करता है। विचारों और भावनाओं से ऊपर उठें। जब हम बाहरी घटनाओं और आंतरिक संवेदनाओं से नहीं जुड़ते, तो हम वास्तविक शांति अनुभव करते हैं। उपचार मानसिक दूरी। जब हम शरीर या मानसिक भावनाओं से जुड़े बिना उन्हें देख पाते हैं, तो हम भीतर से स्वस्थ होते हैं। साक्षी भाव को अपनी दिनचर्या में कैसे अपनाएं? 1. ध्यान करें। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठें और अपने विचारों और भावनाओं को देखें, पर उनसे जुड़े नहीं। 2. भावनाओं पर प्रतिक्रिया न करें। जब कोई नकारात्मक भावना उठे, तो उसे केवल देखें और फिर उसे शांतिपूर्वक छोड़ दें। 3. अब और यहां, अपने अनुभवों को वर्तमान क्षण में बिना किसी मूल्यांकन के देखें। 4. स्वयं से जुड़े। इस साक्षी भाव के साथ आप स्वयं के उच्चतम रूप से जुड़ सकते हैं और अपनी जीवन शक्ति को फिर से संतुलित और स्वस्थ बना सकते हैं। निष्कर्ष। साक्षी भाव वह कुंजी है जो हमें भीतर से शांति और उपचार प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक निराकार और स्वतंत्र चेतना के रूप में कार्य करता है, जो हर परिस्थिति और विचार को देखता है, पर कभी भी प्रभावित नहीं होता। अध्याय 9। रहस्यात्मक अंतराल। द मिस्ट्री ऑफ द गैप। दीपक चोपड़ा जी इस अध्याय में गैप या अंतराल की अवधारणा को समझाते हैं, जो उनके अनुसार हर विचार और हर प्रतिक्रिया के बीच एक सूक्ष्म अंतराल होता है। यह गैप वह जगह है जहां सच्चा परिवर्तन और चमत्कार जन्म लेते हैं। चोपड़ा जी का कहना है कि हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन और उपचार होते हैं, वे इस अंतराल में घटित होते हैं, और ध्यान और मौन के माध्यम से हम इस गैप तक पहुंच सकते हैं। इस गैप तक पहुंचने से हम क्वांटम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। गैप क्या है? गैप या अंतराल वह सूक्ष्म और शून्य सा क्षण है जो हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं के बीच होता है। यह अंतराल बहुत छोटा होता है, लेकिन यही वह स्थान है जहां हमारी चेतना और ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली रूप में मौजूद होती है। जब हम किसी विचार या भावना को महसूस करते हैं, तो उसके पहले एक बिना विचार या रहस्यपूर्ण खाली क्षण होता है। यह शून्यता और अंतराल हमें सभी विचारों और भावनाओं से ऊपर उठने का अवसर देती है। गैप का महत्व। चोपड़ा जी के अनुसार यह गैप सभी परिवर्तन और चमत्कार का जन्मस्थान है। इस गैप में हमारी चेतना पूरी तरह से जागरूक होती है और हमें हमारी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है।
यहीं से हम शरीर और मन के बीच की बाधाओं को पार कर सकते हैं और सच्चे उपचार की ओर बढ़ सकते हैं। गैप के कुछ गुण। एक सूक्ष्मता। गैप बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसे हम आमतौर पर नहीं देख पाते। 2 अंतराल में जागरूकता। गैप में रहते हुए हमें एक विशेष जागरूकता मिलती है जो वर्तमान समय से जुड़ी होती है। 3 चमत्कार का जन्म। यह वह स्थान है जहां सच्चे परिवर्तन और चमत्कार होते हैं, क्योंकि हम अपने मन और शरीर के गहरे स्तर से जुड़ते हैं। ध्यान और मौन के माध्यम से गैप तक पहुंचना। चोपड़ा जी बताते हैं कि ध्यान और मौन के माध्यम से हम इस गैप तक पहुंच सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और हमारे विचारों और भावनाओं के बीच एक खाली अंतराल बनाते हैं। यही गैप वास्तविक जागरूकता और स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम होता है। ध्यान के दौरान हम क्या अनुभव करते हैं? पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना होता है। धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि विचारों के बीच में एक सूक्ष्म अंतराल है जहां हम केवल मौन और शांति का अनुभव करते हैं। यह वही गैप है जहां सच्चे उपचार और क्वांटम हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। गैप में परिवर्तन और चमत्कार। चोपड़ा जी का मानना है कि जब हम इस गैप तक पहुंचते हैं तो हम चमत्कारी परिवर्तन देख सकते हैं। गैप एक सूक्ष्म क्षण होता है, लेकिन यहां पर अलौकिक शक्ति और हीलिंग की संभावनाएं प्रकट होती हैं। यह वही स्थान है जहां हम स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। इसी गैप में ही हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जैसे एक चेतना का विस्तार। गैप में रहते हुए हम अपनी चेतना को विस्तारित कर सकते हैं और उसे संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ सकते हैं। 2 भावनात्मक चिकित्सा। गैप हमें भावनाओं को ठीक करने का अवसर देता है जो शारीरिक और मानसिक बीमारी का कारण बन सकती है। 3 शरीर के उपचार। गैप में जाकर हम अपने शरीर को पुनः स्वस्थ कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। क्वांटम हीलिंग का रहस्य। क्वांटम हीलिंग का सबसे बड़ा रहस्य इस गैप तक पहुंचने में निहित है। यह गैप हमें हमारे शरीर और मस्तिष्क के ऊपरी स्तर से ऊपर उठाकर हमें आध्यात्मिक और ऊर्जा स्तर पर उपचार का अनुभव कराता है। जब हम साक्षी भाव और मौन ध्यान के साथ इस गैप को पहचानने में सफल होते हैं तो हम क्वांटम स्तर पर परिवर्तन और चमत्कार अनुभव करते हैं। इसमें समय और स्थान की कोई सीमा नहीं होती और हम अपनी ऊर्जा को पुनः निर्देशित कर सकते हैं। सच्चे उपचार की शुरुआत। चोपड़ा जी का कहना है कि ध्यान, मौन और गैप के माध्यम से हम एक वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं। 2 अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से परे जाकर हम अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास करते हैं। 3 स्वास्थ्य, शांति और चमत्कार की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। 4 अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। उदाहरण, गैप में क्या होता है? कल्पना करें कि आप किसी गहरी भावनात्मक स्थिति या शारीरिक दर्द से जूझ रहे हैं। ध्यान करते समय आप देखेंगे कि आपके विचार और भावनाएं आपको परेशान करती हैं, लेकिन उनके बीच एक छोटा सा गैप है। इसी गैप में आप महसूस करेंगे कि आप उन विचारों और भावनाओं से ऊपर उठ सकते हैं। यह गैप ही स्वास्थ्य, संतुलन और चमत्कारों की शुरुआत है। निष्कर्ष। गैप वह रहस्यात्मक अंतराल है जो हर विचार और प्रतिक्रिया के बीच में होता है। यह वही स्थान है जहां सच्चे परिवर्तन और चमत्कार होते हैं। ध्यान और मौन के माध्यम से हम इस गैप तक पहुंच सकते हैं और इस सूक्ष्म अंतराल में स्वास्थ्य, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। भाग 2। आनंदमयी शरीर, बॉडी ऑफ ब्लिस। इसमें दीपक चोपड़ा ने शरीर के अंदर छुपी हुई आंतरिक शांति और आनंद की शक्ति को समझाया है। इस भाग में वे बताते हैं कि शरीर केवल शारीरिक संरचना नहीं है, बल्कि यह एक गहरे और सूक्ष्म स्तर पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा और आनंद का स्रोत भी है। जब हम इस आंतरिक आनंद को पहचानने और उसे अनुभव करने में सक्षम होते हैं तो हम अपनी जीवन शक्ति को बहाल करते हैं और आत्मचेतना में वृद्धि पाते हैं। यहां आनंद के शरीर के बारे में और अधिक विस्तार से समझाते हैं। अध्याय 10, ऋषि की दुनिया, इन द ऋषिज वर्ल्ड। इसमें दीपक चोपड़ा हमें आध्यात्मिक ज्ञान और प्राकृतिक उपचार के बारे में बताते हैं जो प्राचीन ऋषियों के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय में चोपड़ा जी ने यह समझाया है कि कैसे ऋषियों ने शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन को समझा और उसे अपनी जीवन पद्धतियों में समाहित किया। वे हमें यह सिखाते हैं कि वास्तविक शांति और स्वास्थ्य केवल बाहरी दवाओं और उपचारों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और आध्यात्मिक जागरूकता से प्राप्त किया जा सकता है। एक ऋषि की समझ और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। ऋषियों ने शरीर और मन के बीच गहरे संबंध को समझा था। वे यह मानते थे कि शरीर केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा केंद्र है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर कार्य करता है। आध्यात्मिक उन्नति। ऋषि यह मानते थे कि जब हम अपने शरीर और मन को पूरी तरह से समझते हैं और इन दोनों के बीच संतुलन बनाते हैं, तो हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं और जीवन में सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। शारीरिक ऊर्जा। चोपड़ा के अनुसार शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऋषियों ने इस ऊर्जा को महसूस किया और उसे प्राकृतिक उपचारों और ध्यान के माध्यम से संतुलित किया। जब हम अपनी शारीरिक ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शित करते हैं, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। 2. ध्यान और शांति की भूमिका। ऋषियों ने ध्यान को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना था। ध्यान के माध्यम से हम अपनी चेतना को शांत कर सकते हैं और इस शांतिपूर्ण अवस्था में आंतरिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ध्यान और ऊर्जा। ध्यान करते समय हम अपने शरीर के भीतर से बहने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और उसे संतुलित करते हैं। इस संतुलन से हम अपने शरीर को सशक्त करते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। चेतना का विस्तार। ऋषि यह मानते थे कि जब हम अपने ध्यान की स्थिति को गहरा करते हैं, तो हम अपनी चेतना को विस्तार देते हैं और अपने भीतर के शांति स्रोत तक पहुंचते हैं। यह शांति ही वह आनंदमयी स्थिति है जिसमें शरीर और मन पूरी तरह से समाहित होते हैं। 3. प्राकृतिक उपचार और जीवन शैली। ऋषि जीवन शैली को प्राकृतिक उपचारों से जोड़ते थे, जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राणायाम और संतुलित आहार शामिल थे। इन सभी चीजों का उद्देश्य शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखना था, ताकि स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास दोनों संभव हो सके। आहार। ऋषि यह मानते थे कि भोजन केवल शारीरिक पोषण के लिए नहीं होता, बल्कि यह मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक उत्थान को भी प्रभावित करता है। संतुलित आहार से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं। योग और प्राणायाम। ऋषियों ने शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया। ये अभ्यास शारीरिक अंगों की शक्ति को बढ़ाते हैं और मानसिक शांति को उत्पन्न करते हैं। 4. आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व। ऋषि केवल शारीरिक उपचारों पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि वे आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरूकता को भी महत्वपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार, जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं और शरीर और मन के बीच पूर्ण संतुलन पा सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। यह प्रक्रिया शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य से जुड़ी होती है। जब हम अपने भीतर की चेतना को समझते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं और हमें जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। आध्यात्मिक चिकित्सा। चोपड़ा के अनुसार ऋषियों ने देखा कि मानसिक और शारीरिक उपचार के साथ साथ आध्यात्मिक चिकित्सा भी जरूरी है। यह चिकित्सा हमें भीतर से स्वस्थ और शांति से भर देती है। 5. समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक व्यू। ऋषि जीवन का समग्र दृष्टिकोण केवल शारीरिक या मानसिक इलाज पर केंद्रित नहीं था, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर था। वे मानते थे कि जब इन तीनों को संतुलित किया जाता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं और जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। समग्र स्वास्थ्य। समग्र स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखना है। आध्यात्मिक संतुलन। जब हम मानसिक और शारीरिक संतुलन में होते हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत होते हैं। यह संतुलन जीवन को वास्तविक रूप से पूर्ण और आनंदमयी बना देता है। निष्कर्ष। अध्याय 10 में चोपड़ा जी ने ऋषियों के दृष्टिकोण से यह समझाया कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मूल है। ऋषियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह हमें यह सिखाता है कि जीवन में वास्तविक शांति और स्वास्थ्य आध्यात्मिक जागरूकता और प्राकृतिक उपचार से ही मिलते हैं। ऋषियों की यह जीवन शैली आज भी हमारे जीवन में शांति, ऊर्जा और संतुलन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 11। बीमारी का जन्म कैसे होता है। बर्थ ऑफ अ डिजीज।
इसमें दीपक चोपड़ा ने यह बताया है कि शरीर में बीमारियां सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं उत्पन्न होती, बल्कि यह हमारे मानसिक, भावनात्मक और आंतरिक संघर्षों से भी उत्पन्न हो सकती है। यह अध्याय इस विचार पर केंद्रित है कि मानसिक और भावनात्मक दबाव कैसे शरीर में शारीरिक बीमारी का रूप ले सकता है। एक भावनाओं और विचारों का दबाव। चोपड़ा के अनुसार, जब हम अपनी भावनाओं या विचारों को दबाते हैं या अनदेखा करते हैं, तो यह शरीर में ऊर्जा के अवरोध के रूप में प्रकट होता है। यह अवरोध शरीर में प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है, जिससे बीमारी का जन्म होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम गुस्से, भय या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को दबाते हैं, तो यह मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है और शरीर में कुछ विकार उत्पन्न कर सकता है। दबाई गई भावनाएं। जब हम किसी भावना को व्यक्त नहीं करते या स्वीकार नहीं करते, तो यह हमारे शरीर में ऊर्जा के अवरोध के रूप में जमा हो जाती है। यही ऊर्जा का अवरोध भविष्य में बीमारियों के रूप में प्रकट हो सकता है। मनोविकार। चोपड़ा यह बताते हैं कि मानसिक दबाव और अवसाद का शरीर पर गहरा असर पड़ता है। ऐसे तनावपूर्ण मानसिक राज्यों को अगर लंबे समय तक दबाया जाए, तो यह शारीरिक विकारों और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। 2. ऊर्जा का अवरुद्ध प्रवाह। शरीर एक ऊर्जा प्रणाली है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। चोपड़ा कहते हैं कि जब हमारे शरीर और मन के बीच संतुलन नहीं होता, तो ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाता है, और यह अवरोध शारीरिक समस्याओं और बीमारियों का कारण बनता है। ऊर्जा का संतुलन। शरीर और मन के बीच का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब मन में तनाव, चिंता और नकारात्मक विचार होते हैं, तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। यह अवरोध धीरे धीरे शारीरिक बीमारी में तब्दील हो सकता है। चिकित्सा के दृष्टिकोण से, मानसिक या भावनात्मक विकार शरीर में विभिन्न शारीरिक बीमारियों का रूप ले सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, डायबिटीज और अन्य विकार। मानसिक स्थिति को सही करने से इन बीमारियों के होने की संभावना को कम किया जा सकता है। 3. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का कनेक्शन। चोपड़ा के अनुसार, शरीर और मन का गहरा संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य केवल बाहरी उपचार से नहीं मिलता, बल्कि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से जुड़ा हुआ है। मनोवैज्ञानिक तनाव। जब हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं, तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लंबे समय तक मानसिक दबाव और नकारात्मक विचारों से शरीर में रासायनिक असंतुलन हो सकता है, जिससे शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। स्वास्थ्य की संतुलित स्थिति। अगर हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। यह संतुलन आध्यात्मिक जागरूकता, ध्यान और प्राकृतिक उपचार से प्राप्त किया जा सकता है। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। चोपड़ा बताते हैं कि अगर हम अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सही करते हैं और आंतरिक शांति को महसूस करते हैं, तो हम शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन। आत्मजागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक भावनात्मक संघर्षों को हल कर सकते हैं और उन्हें शारीरिक रूप से मुक्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य का वास्तविक स्रोत। चोपड़ा का मानना है कि स्वास्थ्य का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर होता है, और जब हम अपनी आंतरिक चेतना और भावनाओं को समझते हैं, तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। 5. स्वास्थ्य और आनंद का संबंध। चोपड़ा यह बताते हैं कि स्वास्थ्य और आनंद का गहरा संबंध है। जब हम आनंद और शांति को भीतर से महसूस करते हैं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। आनंद का महत्व। चोपड़ा के अनुसार, जब हम आंतरिक आनंद को महसूस करते हैं, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आनंद और शांति से शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है और यह किसी भी बीमारी से बचने में मदद करती है। ध्यान और सकारात्मक सोच। ध्यान और सकारात्मक सोच से हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। 6. उपचार की दिशा। इस अध्याय में चोपड़ा यह भी बताते हैं कि उपचार की प्रक्रिया केवल शारीरिक दवाओं तक सीमित नहीं होती। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक उपचार भी जरूरी है। आध्यात्मिक चिकित्सा। आध्यात्मिक चिकित्सा का मतलब केवल आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं,
जो शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारता है। निष्कर्ष। अध्याय 11 में चोपड़ा जी ने यह बताया है कि मानसिक और भावनात्मक दबाव शरीर में ऊर्जा के अवरोध के रूप में प्रकट होता है, जो धीरे धीरे बीमारियों का रूप ले सकता है। शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखना और आंतरिक शांति को महसूस करना आवश्यक है, ताकि हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। उपचार केवल बाहरी दवाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना और संतुलन से होता है। अध्याय 12, जो आप देखते हैं वही आप बन जाते हैं। What you see, you become। इसमें दीपक चोपड़ा ने एक गहरी और महत्वपूर्ण अवधारणा को बताया है, जिसमें वह यह स्पष्ट करते हैं कि हमारे विचारों, दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टि का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि जिस तरह से हम अपने जीवन और अपने शरीर को देखते हैं, वैसा ही हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बन जाता है। एक विचारों और दृष्टिकोण का प्रभाव। चोपड़ा के अनुसार हमारे विचारों और दृष्टिकोण का शरीर और स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं या अपनी स्थितियों को नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो ये विचार हमारे शरीर और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, जैसे कि निराशा, चिंता या डर, शरीर में तनाव और ऊर्जा के अवरोध का कारण बनती है। ये अवरोध धीरे धीरे शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। सकारात्मक सोच। यदि हम सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो इससे हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। 2. चेतना का प्रतिबिंब। चोपड़ा यह बताते हैं कि हमारी चेतना और विचारों का हमारे शरीर पर सीधा असर होता है। अगर हम हमेशा बीमारी, कमजोरी या नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं, तो हम वही बन जाते हैं। यह एक प्रकार का चेतन प्रतिक्रियात्मक चक्र है, जिसमें हमारी मानसिक स्थिति शरीर पर प्रभाव डालती है और फिर शरीर की स्थिति मानसिक स्थिति को और प्रभावित करती है। चेतना और शरीर का संबंध। हमारे विचार न केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे शरीर की रासायनिक संरचना और फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गुस्से में होते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण और शारीरिक स्वास्थ्य। चोपड़ा यह कहते हैं कि जब हम अपनी दृष्टि को आध्यात्मिक और सकारात्मक बनाते हैं, तो यह हमें शांति, सुख और आनंद की स्थिति में ले जाता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करना है। ध्यान, प्रार्थना और आंतरिक जागरूकता से हम अपने शरीर और मन को संतुलित कर सकते हैं। स्वास्थ्य की ओर आकर्षण। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन में स्वास्थ्य और आनंद को आकर्षित करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन में खुश रहने और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करता है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रभाव। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। चोपड़ा बताते हैं कि जब हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य और ऊर्जा की वृद्धि होती है। दृष्टिकोण का परिवर्तन। जब हम किसी समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। वहीं अगर हम उसे एक बोझ के रूप में देखते हैं, तो यह हमारे शरीर में तनाव और अन्य शारीरिक विकार उत्पन्न कर सकता है। स्वास्थ्य और खुशी का संबंध। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और भावनात्मक संतुलन को भी बेहतर करता है। खुश रहने से शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे खुशहाल हार्मोन का स्राव होता है, जो हमें मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन प्रदान करते हैं। 5. विज्ञान और आध्यात्मिकता का संयोजन। चोपड़ा ने यह भी बताया है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का संयोजन शरीर और मन के स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि शरीर और चेतना एक साथ काम करते हैं। जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हमारी चेतना और शरीर एक समान दिशा में कार्य करते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। आध्यात्मिक चिकित्सा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इलाज करने का मतलब सिर्फ विचारों और भावनाओं को समझना नहीं,
बल्कि यह भी समझना है कि हमारी चेतना और शरीर का संबंध कैसे काम करता है। यह समझ हमें स्वास्थ्य और खुशी को जीवन में लाने में मदद करती है। 6 मनोभावों का शारीरिक परिणाम। चोपड़ा यह बताते हैं कि मनोभावों और दृष्टिकोणों का शारीरिक परिणाम बहुत गहरा होता है। जब हम नकारात्मक सोच से घिरे होते हैं तो हमारा शरीर इसके परिणामस्वरूप तनाव और ऊर्जा के अवरोध से ग्रस्त हो सकता है, जो बीमारी का कारण बन सकता है। नकारात्मकता और शारीरिक स्वास्थ्य। नकारात्मकता के कारण शरीर में कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। सकारात्मकता और शारीरिक स्वास्थ्य। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे स्वस्थ हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 12 में दीपक चोपड़ा यह बताते हैं कि हमारी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम आनंद, शांति और स्वास्थ्य को आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में चोपड़ा यह सुझाव देते हैं कि हमें अपने विचारों और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। अध्याय 13, आनंदमयी शरीर का अनुभव, बॉडी ऑफ ब्लिस। इसमें दीपक चोपड़ा ने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया है जहां हम अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। यह अध्याय इस विचार पर आधारित है कि आनंद सिर्फ बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और चेतना के उच्च स्तर से उत्पन्न होता है। एक आनंदमयी शरीर का मतलब क्या है? आनंदमयी शरीर वह स्थिति है जहां हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। यह शरीर की वो स्थिति है जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सही तरीके से पोषित करते हैं, जिससे हमें गहरी शांति और भीतर से आनंद का अनुभव होता है। आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन। जब शरीर और आत्मा का संतुलन होता है तो हम अपने भीतर एक शांति और संतोष की स्थिति में रहते हैं। यह शांति और संतोष हमें बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर आनंद का अनुभव करने की क्षमता देता है। 2. शरीर को पोषण देना और मानसिक शांति की प्राथमिकता। चोपड़ा के अनुसार आनंद का अनुभव तब होता है जब हम शरीर को सही पोषण देते हैं और मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं। शारीरिक पोषण। शरीर को ठीक से पोषित करना यानी उसे सही भोजन, उचित व्यायाम और पर्याप्त विश्राम देना। जब हम अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हैं तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है, जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं। मानसिक शांति। मानसिक शांति की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी भावनाओं, विचारों और मानसिक स्थितियों को संतुलित कर सकें। चोपड़ा का मानना है कि जब मानसिक शांति मिलती है तो यह हमारे शरीर में सुकून और खुशी की स्थिति उत्पन्न करती है, जिससे शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रहते हैं। 3. आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं, आंतरिक संतुलन से आता है। चोपड़ा यह बताते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता। हालांकि हम बाहर से सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्चा, गहरा और स्थिर आनंद केवल आंतरिक संतुलन और उच्च चेतना से उत्पन्न होता है। आंतरिक संतुलन। जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को संतुलित करते हैं तो यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। इस संतुलन से हमें वह गहरी खुशी और शांति मिलती है जिसे बाहरी दुनिया में हम कहीं भी नहीं पा सकते। चेतना के उच्च स्तर तक पहुंचना। जब हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचती है तो हम अपने भीतर की ऊर्जा और आनंद का सही अनुभव करने में सक्षम होते हैं। यह वह स्थिति है जहां हम बाहरी दुनियावी चीजों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने भीतर से आनंद महसूस करते हैं। 4. आध्यात्मिक उत्थान और आनंदमयी शरीर। आध्यात्मिक उत्थान से तात्पर्य है जब हम अपने आध्यात्मिक जागरण और आध्यात्मिक अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह अभ्यास हमें अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने में मदद करता है। आध्यात्मिक अभ्यास। ध्यान, प्रार्थना और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से हम अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं, जो हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता प्रदान करता है। आध्यात्मिक उत्थान का आनंद। जब हम आत्मसाक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं तो हम जीवन के उद्देश्य और सच्चे आनंद को समझते हैं। यह समझ हमें अपने भीतर शांति और संतुलन की स्थिति में लाती है।
5. शरीर की ऊर्जा और आनंद का संबंध। चोपड़ा के अनुसार हमारे शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब हम इस ऊर्जा का सही उपयोग करते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। ऊर्जा का प्रवाह। जब शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है तो हम अपनी शारीरिक समस्याओं को हल कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा का संतुलन। जब शरीर और मन के बीच ऊर्जा का संतुलन नहीं होता तो हम तनाव, बीमारी और नकारात्मकता का सामना कर सकते हैं। इसलिए ऊर्जा का सही संतुलन जरूरी है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। 6. आनंद का स्रोत भीतर है। अंततः चोपड़ा यह बताते हैं कि सच्चा आनंद बाहर से नहीं आता। यह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है और इसे आध्यात्मिक और ऊर्जा के संतुलन द्वारा अनुभव किया जा सकता है। बाहरी दुनिया की परिस्थितियां हमारे आनंद को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यदि हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं तो हम हमेशा आनंदमयी रहते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 13 में चोपड़ा ने आनंदमयी शरीर की अवधारणा को समझाया है, जिसमें शरीर, मन और आत्मा के संतुलन के माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद का अनुभव केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और चेतना के उच्च स्तर से उत्पन्न होता है। जब हम सही पोषण, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो हम भीतर से आनंद का अनुभव करते हैं, जो जीवन को संपूर्ण और शांति से भर देता है। अध्याय 14, युद्ध का अंत, द एंड ऑफ द वॉर। इसमें दीपक चोपड़ा ने भीतर के संघर्षों और मानसिक युद्धों के बारे में बात की है जो अक्सर हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, विशेष रूप से बीमारी और उपचार के संदर्भ में। इस अध्याय में युद्ध का मतलब है उस आंतरिक संघर्ष को जो हम अपने आप से, अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति से और अपनी नकारात्मक सोच से करते हैं। अध्याय 15 के मुख्य बिंदु, युद्ध का अंत। एक आंतरिक संघर्ष और उपचार। चोपड़ा बताते हैं कि बहुत से लोग अपने भीतर संघर्ष महसूस करते हैं। यह संघर्ष उनके मन और शरीर के बीच, नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के बीच या तनाव और विश्राम के बीच होता है। यह आंतरिक संघर्ष अक्सर बीमारी के रूप में हमारे शरीर में प्रकट होता है। उनका कहना है कि जब हम इन संघर्षों से लड़ते हैं तो हम अपनी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि संघर्ष ही समस्याओं को मजबूत करता है। इससे हमारी बीमारी और तनाव बढ़ सकता है। 2. शरीर और मन का सामंजस्य। चोपड़ा का यह मानना है कि उपचार और स्वास्थ्य का वास्तविक रास्ता तभी मिलता है जब हम अपने शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस सामंजस्य का मतलब है शरीर और मन को पूरी तरह से संतुलित करना और अपने भीतर की शांति को महसूस करना। यह सामंजस्य तब संभव होता है जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें स्वस्थ तरीके से निपटने के लिए अपनी चेतना का उपयोग करते हैं। 3. स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति। चोपड़ा के अनुसार असली उपचार तब होता है जब हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। जब हम खुद से लड़ने की बजाय अपने भीतर शांति की स्थिति में रहते हैं तो हमारा शरीर भी उस शांति और संतुलन को अपनाता है। इससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सकारात्मक सोच, आराम और भीतर से शांति का अनुभव ही रोगों के उपचार में मदद करता है। 4. अंतरात्मा से जुड़ना। चोपड़ा यह मानते हैं कि जब हम अपने भीतर के साक्षी, साइलेंट विटनेस से जुड़ते हैं और अपनी आंतरिक चेतना को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तविक शांति और उपचार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच में युद्ध नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इन तीनों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना चाहिए। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हम भीतर से शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं, जो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है। 5. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अंत में चोपड़ा यह कहते हैं कि युद्ध का अंत तब होता है जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। हम जब आंतरिक संघर्षों को समाप्त कर देते हैं और अपनी चेतना को उच्च स्तर पर उठाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, आनंद और स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिकता और मानसिक शांति ही असली उपचार के स्रोत होते हैं, और जब हम अपनी चेतना के इस उच्च स्तर को पहचानते हैं तो जीवन में कोई भी संघर्ष समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष।
इस अध्याय में चोपड़ा ने यह सिखाया कि हमें अपने भीतर के युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता है। जब हम मानसिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी बीमारी से मुक्ति पाते हैं, बल्कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं। युद्ध का अंत हमारे भीतर की शांति और सामंजस्य से आता है, और यह शांति हमें सही उपचार की दिशा में ले जाती है। किताब का अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन ऑफ क्वांटम हीलिंग। दीपक चोपड़ा की किताब क्वांटम हीलिंग में यह सिखाया गया है कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। उनका मुख्य संदेश यह है कि जब हम अपने शरीर, मन और चेतना के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करते हैं, तो हम न केवल अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि हम एक उच्च और स्वस्थ जीवन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। एक चेतना और उपचार का संबंध। चोपड़ा का यह मानना है कि हमारी चेतना का शरीर पर सीधा प्रभाव होता है। जब हमारी सोच सकारात्मक और शांति से भरी होती है, तो इसका असर हमारे शरीर की शारीरिक स्थिति पर भी पड़ता है। उनका कहना है कि हम केवल दवाओं से ही नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक चेतना और विश्वास के माध्यम से भी उपचार प्राप्त कर सकते हैं। 2. क्वांटम शरीर का सिद्धांत। चोपड़ा ने शरीर को एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया है, जहां हर कण और कोशिका ऊर्जा का संचार करती है। यह ऊर्जा और चेतना का सामंजस्य ही हमारे स्वास्थ्य का मूल है। बीमारी तब उत्पन्न होती है जब हमारी ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध होता है या हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। 3. आध्यात्मिक और शारीरिक संतुलन। दीपक चोपड़ा के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है, और हमें बाहरी परिस्थितियों से अधिक अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। जब हम अपने आंतरिक संघर्षों को स्वीकार करते हैं और उन्हें शांति से सुलझाते हैं, तो हमें उपचार और खुशी का अनुभव होता है। 4. आध्यात्मिक उत्थान और शारीरिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक उत्थान, मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य को जोड़ते हुए चोपड़ा यह बताते हैं कि आनंदमयी शरीर का अनुभव तब संभव है जब हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इस संतुलन से न केवल हम आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। 5. सच्चा उपचार और परिवर्तन। क्वांटम हीलिंग का असली अर्थ है कि हमें अपनी चेतना के उच्च स्तर पर पहुंचना होगा, जहां हम भीतर से शांति और सामंजस्य महसूस करते हैं। यह शांति न केवल हमारी शारीरिक समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को बेहतर और अधिक संतुलित बनाती है। कुल मिलाकर, क्वांटम हीलिंग हमें यह समझाता है कि हमारे शरीर की हीलिंग केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारे विचारों और हमारी चेतना के साथ गहरे जुड़ी हुई है। जब हम अपने आंतरिक संघर्षों को समझते हैं और उन्हें शांति से सुलझाते हैं, तो हम एक स्वस्थ और आनंदपूर्ण जीवन की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति और उपचार की क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, वही हम बन जाते हैं। दीपक चोपड़ा ने यह किताब हमें यह सिखाने के लिए लिखी है कि हम खुद को स्वस्थ और शांतिपूर्ण बनाने के लिए शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखें और अपनी चेतना को उच्चतम स्तर तक बढ़ाएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा विषय सबसे अधिक दिलचस्प लगा। क्या आपने कभी क्वांटम हीलिंग के सिद्धांत को अपनाया है? क्या आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके शरीर और मन के बीच संतुलन बनाया हो? अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आप इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही, ताकि आपको हमारे वीडियो के बारे में तुरंत सूचनाएं मिलती रहें। धन्यवाद और हमसे जुड़े बने रहें।